हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 पेपर सॉल्यूशन का 19 सितंबर शिफ्ट 1 अपन डिस्कस करने वाले हैं। और देखो, आपको पता है कि एग्ज़ाम कंप्लीट हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 2 मंथ होने वाले हैं और अभी तक हमने पेपर सॉल्यूशन नहीं करवाए। इसके रीज़न ये है कि टाइम का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। चीज़ें वीडियोज़ बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रहा है क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ठीक है, बट देखते हैं जितना हो पाता है। पहला क्वेश्चन है, बोला गया है कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक्स क्यू और जेड पी लाइन डब्ल्यू वाई पर परपेंडिकुलर है और इस टाइप से है कि एक्स क्यू बराबर है जेड पी। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। कोई स्पेशल नहीं बोला है कि कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो एक कोई भी आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लो जिसका नाम है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, जिसमें एक्स क्यू और जेड पी लाइन कौन सी है? डब्ल्यू वाई अगर लाइन है तो इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा, यानी ठीक है, ये डब्ल्यू वाई हो गया। डब्ल्यू वाई पर दो लाइन है एक्स क्यू और जेड पी जो परपेंडिकुलर है, तो एक्स क्यू बना देते हैं। एक ये एक्स क्यू हो गया और एक क्या है? जेड पी। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, तो दोनों परपेंडिकुलर है। आगे क्या बोला है कि डायगोनल जेड एक्स और डब्ल्यू वाई एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर ये क्या हो गया है यार, दोनों के डायगोनल की मैं बात करूं, इसका डायगोनल हम बना लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये इसका डायगोनल है। ये एक दूसरे को किस पर काटते हैं? पॉइंट ओ पर काटते हैं। बोला गया ओ एक्स की लेंथ 12 है। देखो, ओ से एक्स यहाँ तक की लेंथ अपने पास 12 है। देन हमें क्या बोल रहा है? जेड एक्स की लेंथ बतानी है। जेड एक्स कहाँ पे अपने पास? कंप्लीट लेंथ हमें बतानी है। देखो, आपको सिंपली नजर आ रहा है, अगर मैं बात करूं इस वाले एंगल की, इसको मैं थीटा मान लूं, तो ये वाला थीटा होगा, शीर्ष अभी में कोण हो गया। ठीक है, और दूसरा ये 90 है, ये भी 90 है, ये थीटा, ये 90। तो अगर मैं इस थर्ड एंगल की बात करूं, ये अगर इसको मैं फाई मान लूं, तो इसमें ये वाला जो एंगल है ये भी फाई हो जाएगा, यानी दोनों ट्राइंगल अपने पास सिमिलर हो गए। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इसमें 90 के सामने क्या है? 12। तो सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल जेड पी ओ में 90 के सामने ये वाली जो साइड है ये भी कितनी हो जाएगी? 12। जेड ओ की वैल्यू 12 है, ओ से लेकर एक्स तक की वैल्यू 12 है। हमसे पूछ रहा है जेड एक्स, तो जेड एक्स बराबर क्या हो जाएगा? दोनों साइड सेम ही तो है, तो 12 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 24 यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एरिया बताना है पैरेललोग्राम का जिसका बेस 26 है और हाइट 18 है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। तो सिंपली कितना आ जाएगा? 26 इंटू 18। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट देखूँ तो 8 6 के 48, यानी 8 यूनिट डिजिट आ रहा है। एक ही है, एक ही ऑप्शन है। वैसे सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन यूनिट डिजिट एक आ रहा था तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। बोला गया आर एक पॉइंट है आउटसाइड है सर्कल के, जो कि 18 मीटर है सेंटर से। यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेते हैं और लेट्स से कि यहाँ पे एक पॉइंट आर हो गया, ये सर्कल के सेंटर से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कंप्लीट डिस्टेंस है ये अपने पास 18 है। आगे क्या बोला गया है? एक सेकेंड ड्रॉ की जाती है, एक छेदक रेखा ड्रॉ की जाती है पॉइंट आर से, जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को। कहाँ पर? ए पर और बी पर, यानी एक सेकेंड लाइन हमने बना दी जो ए और बी पर इसको छेदक रेखा बना दी, जो ए और बी पर इसको काट रही है। आर ए की वैल्यू 7 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 7 है, एंड ए बी 5 है। ये लेंथ अपने पास 5 हो गई। हमसे पूछ रहा है कि सर्कल की रेडियस बता दो। तो आपको पता है सेकेंड थ्योरम, अगर ये इसको थोड़ी देर के लिए मैं एक्स मान लूँ, या एक्स नहीं तो आर मान लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आर ही होगा क्योंकि ये भी रेडियस है, ये सेंटर है, लेट्स से इसको ओ मान लो। तो सेकंड थ्योरम कहती है, क्या कहती है कि आर से लेकर, यहाँ पे इसको नया कोई नाम देते हैं, लेट्स से कि कुछ भी दे दो, क्या नाम दोगे? पी दे दो। आर से लेकर पी तक की दूरी इंटू आर से लेकर इसको क्यू दे देते हैं, आर से लेकर कंप्लीट क्यू तक की दूरी, ये बराबर होगी आर से लेकर ए तक की दूरी, यानी आर ए, इंटू आर से लेकर कंप्लीट इस पॉइंट तक की दूरी बी। ये थ्योरम तो आपको पता ही होगी। ठीक है, तो बस रख दो यहाँ पे। आर से लेकर पी तक हमें नहीं पता है, हमें पूरा पता है कि आर से लेकर ओ तक 18 है, जिसमें ये आर है। तो अगर मैं सिर्फ इतनी लेंथ पूछूं तो आप बोल दोगे कि ये हो जाएगी 18 माइनस आर। तो 18 माइनस आर इंटू आर क्यू। आर से लेकर क्यू तक की कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी? पॉइंट ओ तक 18 थी और ये आर, और यानी हो जाएगी 18 प्लस आर इज इक्वल टू आर से लेकर ए तक की लेंथ 7 है और आर से लेकर बी तक की कंप्लीट कितनी हो जाएगी? 7 और 5 12। देखो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 324 माइनस आर स्क्वायर बराबर आएगा ये 84। तो 84 को मैं इधर ला रहा हूँ और आर स्क्वायर को दूसरी साइड ले जा रहा हूँ। तो ये कितना बचेगा? 0 और 32 माइनस 8, तो कितना बच जाएगा? 24, यानी 240 बच रहा है। देखो आर स्क्वायर 240 है, हमें चाहिए आर, तो आर को मैं लिख देता हूँ क्या? 240 है ना, 60 गुणा 4 लिख दो, या इसको एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 16 इंटू, क्योंकि यहाँ पे 60 गुणा 4 है ये। ठीक है, अब 4 में भी आप क्या बाहर ले सकते हो? 4 एक और बाहर ले सकते हो, तो अंदर 15 बच जाएगा, यानी ये 4 और 4 16 गुणा 15 हो जाएगा ये।
16 गुणा 15 है, हमें चाहिए आर, तो 16 का तो 4 आ जाएगा, 15 का निकलेगा नहीं, तो 4√15 आ गई आर की लेंथ। हमसे यही तो पूछा था सवाल में कि रेडियस क्या होगा। नेक्स्ट सवाल है कि साइन एक्स और कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है। आपको सिंपली देख के समझ आना चाहिए कि साइन एक्स और कॉस एक्स 2 कब हो सकते हैं, जब इनकी वैल्यू क्या हो, 1 1 हो। और साइन एक्स 1 कितने पर होता है, एक्स बराबर 90 डिग्री पर। अगर एक्स 90 डिग्री हुआ तो इस फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री रखोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 आंसर कितना आ जाएगा, 2। नेक्स्ट सवाल है फाइंड द परसेंटेज स्कोर्ड बाय सी, सी का परसेंटेज निकालना है। देखो सी यहाँ पे है, सी ने टोटल कितना स्कोर किया उसका परसेंटेज निकालना है, और जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 100 है। तो सबको जोड़ के सिंपली भाग दे दो, जितने सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट है, सबको जोड़ के 6 का डिवाइड करना है। या फिर इसी में हम डेविएशन भी लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि 80 डाटा आ रहा है, 60 भी आ रहा है, 70 भी आ रहा है, तो कोई एक बीच में मान लेते हैं कि 70 ही हमने डेविएशन मान लिया। अब ये मत बोलना कि ये वाला ऑप्शन देख के मैंने माना है, क्योंकि ऑप्शन क्या आ रहा था 60 70 या 80, तो मैंने इनके बीच में मान लिया कि 70 अपने पास एवरेज है। अब डेविएशन देखेंगे, 10 का डेविएशन यहाँ पे है, 10 का डेविएशन यहाँ पे है, यहाँ पे तो डेविएशन 0 है, यहाँ पे -10 है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी -10 है। तो टोटल डेविएशन कितना हुआ, +10 +10 +20 -10 -10, तो 0 डेविएशन हुआ 6 नंबर पे। तो एवरेज कितना आ जाएगा, 70। बाकी सबको जोड़ के 6 से भी डिवाइड कर सकते थे, वो भी एक तरीका था। सेम सवाल यहाँ पे हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नंबर 6 क्या बोला गया कि व्हाट इज द परसेंटेज शेयर, किसका परसेंटेज शेयर निकालना है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई टू द टोटल सेल। जून और जुलाई में जो सेल हुई है वो टोटल का कितना परसेंट है, ये हमें निकालना है। जून यहाँ पे है, जुलाई यहाँ पे, यानी टोटल सेल की मैं बात करूँ तो 24/18 कितने की सेल हुई है। देखो यहाँ पे परसेंटेज चाहिए ना, तो सब में आप ये 3 0 ऐसे काट सकते हो, ठीक है, सब में 3 0 आप ये उड़ा दो। 24/18 कितना हो जाएगा अपने पास, 42, यानी 42 की सेल हुई है आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना हो जाएगा अपने पास, देखो 42 तो ये है, बाकी को और ऐड कर लेते हैं, 25 और 35 कितना हो जाएगा, ये 40 और 20 60, 60 और 26 कितना हो जाएगा, 86, 86 और फिर 22 कितना हो जाएगा अपने पास, ये 108 और 42 और था, यानी ये हो जाएगा 150। तो हमें देखना है कि जो 42 है वो 150 का कितना परसेंट है। 50 दूनी 100 और 50 3 150, 3 से ये 14 टाइम चले जाएगा, 14 दूनी 28, तो सिंपली आंसर कितना आ जाएगा, 28%। मैंने यहाँ पे काट दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें रेशियो परसेंटेज निकालना था ना, और सब में 0 0 आ रहा था, तो मैंने उसको हटा दिया। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया कि एक परिवार में पति पत्नी और सन है, 3 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ एंड सन। इनका एज का जो कंबाइंड सम है वो 90 है। देखो चाहो तो इनको HWS से लिख सकते हो, या फिर XYZ मान लेते हैं, क्योंकि जनरली XYZ में हम कैलकुलेशन थोड़ी सही से कर पाते हैं। तो X + Y + Z, सवाल में कितना गिवन है, 90। एक इक्वेशन तो ये आ गई। आगे क्या बोला गया कि हस्बैंड सबसे ओल्डेस्ट है, और डिफरेंस है एज में हस्बैंड और वाइफ की में, वो 1/3 है उनके सन का एज का। हस्बैंड और वाइफ की एज में डिफरेंस यानी X - Y होगा, क्योंकि X क्या था, बड़ा था, ओल्डेस्ट था। ये 1/3 है, 1/3 किसका है, सन का, यानी Z का, यानी X - Y = Z/3 हो गया। अब इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं। आगे बोला है आफ्टर 10 ईयर सन की एज है वो आधी हो जाएगी, किसकी, फादर की। 10 साल बाद सन की एज Z + 10, ये बराबर हो जाएगा। 10 साल बाद सन फादर की एज कितनी हो जाएगी, X + 10, इसका आधा यानी 2 से डिवाइड। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2Z + 20 बराबर आएगा X + 10। ये 10 को भी इधर ही ले जाता हूं मैं, तो यहाँ से X बराबर आ जाएगा, ये 10 रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। ये इक्वेशन 3 आ गई। हमें सवाल में बोला गया है कि मदर की एज बता दो, यानी वाई बताने। हमारा तो यहाँ पे बेसिकली टारगेट क्या रहने वाला है कि कोई एक ही वेरिएबल रखे, बाकी 2 को एलिमिनेट करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे X बराबर है 2Z + 10, तो हम क्या कर रहे हैं कि सारी इक्वेशन को Z की फॉर्म में बदल रहे हैं। तो इस वाली इक्वेशन में मैं वैल्यू रख रहा हूँ X की, तो X बराबर क्या आ जाएगा, 2Z + 10। अब हमें Y की वैल्यू चाहिए, तो देखो यहाँ इस वाले इक्वेशन से अगर मैं Y निकालूं, तो आपको पता है Y निकालूंगा तो ये आएगा X - Z/3, ठीक है। और चूंकि हम पूरी इक्वेशन को Z में बदल रहे हैं, तो इस वाले X की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, X की वैल्यू है 2Z + 10 और -Z/3। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, और 3 अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 3 दूनी 6Z, 6Z और -Z, तो यहाँ पे आएगा 5Z, और 3 से मल्टीप्लाई 30। तो ये अपने पास y बराबर आ गया 5Z + 30/3। तो y की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 5Z/3 कर देता हूँ इसको, प्लस 30/3 कितना आ जाएगा, 10। ये कि इसकी होगी y की वैल्यू, और z तो z ही है, ये 90 है। बस इसको सॉल्व करना है। अब हमें इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2Z और z, 3Z तो एक आ गया, और ये है 5Z/3, तो 3Z + 5Z/3, 3 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 5 14Z, 14Z/3। देखो 10 और 10 20 है, और 90 - 20 70 आ जाएगा। 14 से ये 5 टाइम चले जाएगा, तो आपको सिंपली समझ आ रहा है 3 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी Z की वैल्यू 15 आ गई।
अगर मेरे पास z 15 आ गया तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, y निकाल सकते हैं, हम x भी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकल जाएगा। यहाँ से अगर मैं x निकालूँ, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, अगर मुझे x निकालना होगा तो x बराबर क्या आएगा, z की वैल्यू 15 आई है तो 15 दूनी 30 और 10 40, यानी x 40 है, z मेरे पास 15 है, 40 15 55 और तीनों का सम 90 है, तो मैं कह सकता हूँ फिर y मेरे पास कितना आएगा, 90 माइनस 55, तो कितना आ जाएगा 35। ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो यहाँ पे मैं एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता था, ऑप्शन नंबर 2 यानी 45 इसका आंसर नहीं होता। क्यों नहीं होता ये देखो, बोला गया था कि जो अपने पास हस्बैंड है वो सबसे बड़ा है। अगर हमसे सवाल में पूछा था y, अगर y 45 हो जाता तो हस्बैंड इससे बड़ा था, यानी x को इससे 45 से बड़ा होना पड़ता। 45 से बड़ा होता तो सिर्फ x और y का सम 90 से बड़ा हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं था, तो इस ऑप्शन को हम हटा सकते थे। बाकी प्रॉपर तरीके से हमने कर ही लिया है। थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। बोला गया a प्लस 1/a की वैल्यू 7√3 है, तो a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 बताना है। पहले इसका क्या करेंगे हम, क्यूब, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, इसका क्यूब यानी 343 इंटू √3 का क्यूब 3√3 क्या होता है, x प्लस 1/x अगर k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, k क्यूब माइनस 3k, तो आ जाएगा 3 इंटू k यानी 7√3। तो यहाँ पे देखो ये 343 का 3 गुना और यहाँ पे ये है कितना 21, तो यहाँ पे 21 हम कॉमन ले लेते हैं, ये नॉर्मली सॉल्व कर लो। 343 का 3 गुना कितना आ जाएगा 900 और 43 का 3 गुना 120 और 9 129, यानी ये आ जाएगा 1029√3 माइनस ये आ जाएगा 21√3, तो 1029 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास 1008√3, इतना ही बचेगा ना। अभी हमें क्या चाहिए, a की पावर 6 चाहिए, तो इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6, और ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस 2, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 1008, इसका स्क्वायर किया, √3 का स्क्वायर किया और माइनस क्या आएगा 2। अब हम यहाँ पे थोड़ा यूनिट डिजिट देखेंगे, अगर काम आ जाएगा तो, और आ सकता है क्योंकि 2 में 2 है, बाकी 5 और 0 है। यहाँ पे 8 का स्क्वायर किया तो 64 आएगा, यानी 4, और 4 गुना 3 12 2 आएगा, और बाहर ऑलरेडी 2 है तो 2 माइनस 2 0, तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, इसलिए अपना ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल था तो हमने सोचा कि यूनिट डिजिट देख लेते हैं, अगर काम आएगा तो बेटर है। क्योंकि देखो एग्जाम में ना ऐसा जनरली बहुत रेयर देखने को मिलता है कि एग्जामिनर आपकी सिर्फ वहाँ पे कोई कैलकुलेशन वहाँ पे देना नहीं चाहता, ठीक है, बाकी आप करते हो तो वो आपकी मर्जी है। तो थोड़ी इस टाइप की चीज़ें आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। व्हाट इज द एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय गुंजा इन ऑल 4 सब्जेक्ट। गुंजा कहाँ पे है, इधर है। एग्रीगेट मार्क्स निकालने हैं इसके चारों सब्जेक्ट में, यानी हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। और देखो यहाँ पे बोला गया कि मैक्सिमम मार्क्स हैं वो ईच सब्जेक्ट के, वो क्या है 175 है, तो सबको ऐड कर लेते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा 100, यार देखो 100 में की मल्टीपल में मैं ऐड कर रहा हूँ तो 100 और 100 200, और यहाँ पे एक कम है, मैं इसको 300 मान रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 3 कम है, इसको मैं 400 मान रहा हूँ। मैंने 400 मान लिया, लेकिन 3 और 1 4 कम था तो 4 कहीं और से ले लेंगे, यहाँ से 4 ले लेते हैं ना। यहाँ पे 19 था, 4 ऑलरेडी ले लिया, यानी यहाँ पे सिर्फ 15 बचा और 12 यहाँ पे बचा, तो 15 12 27, यानी इनका जो सम है वो 427 है। पूछ रहा है कि एग्रीगेट परसेंटेज कितना है। देखो हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स थे 175, तो 175 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 170 का 4 गुना 680 और 5 का 4 गुना 20, यानी 700, यानी 427 है, 700 का कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। तो 7 से डिवाइड कर लेंगे तो 7 6 के 42 और 7 एकम 7, 61% हो जाएगा। सेम सवाल हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया है कि इसको अगर हम इसमें से कौन सा संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि जो नंबर है वो x+2 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमको डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं ना उसको 0 के बराबर पुट करके वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। यानी अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल होता, उस केस में क्या होता है, x+2 0 के बराबर होता है, यानी मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू -2 आती। तो -2 अगर इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, -2 का क्यूब -8, -4 इंटू 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -8 इंटू ये क्या आ जाएगा -2 और प्लस का 11। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये है -8 और -16, -24 पहली 2 टर्म, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 16 और प्लस का है 11। तो 16 11 कितना हो जाएगा, 27 तो प्लस का है और माइनस का 4 है, सॉरी माइनस का 24 है, तो 27 - 24 यानी 3 आ रहा है। हम बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा नंबर घटाएं जिससे नंबर x+2 से डिवाइड हो जाए, यानी ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर इस 3 को मैं माइनस कर दूं, ये मैंने 0 के बराबर रखा, तो मैंने आपको बोला कि जब ये कंप्लीटली डिविजिबल होता तो ये कंडीशन है, लेकिन जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो +3 आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, जिससे जो नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा x+2 से। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल देखते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू हमें गिवन है √3 और हमें चाहिए tan ए प्लस कॉट ए प्लस दिस। देखो एक चीज आपको पता है, tan ए प्लस कॉट ए क्या होता है, ये होता है साइन बाई कॉस और कॉस बाई साइन। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है 1 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये आएगा 1/sin ए इंटू कॉस ए। ठीक है, क्योंकि बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। प्लस 2sin ए इंटू कॉस ए, इसको थोड़ा अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस ए, और ये क्या आ जाएगा 1 + 2 sin स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर आएगा जो कि 1 हो जाएगा, +2 इंटू, हालांकि ये चीज़ भी मुझे करने की जरूरत नहीं थी, यहीं तक मुझे छोड़ना था, क्यों वो मैं बताऊंगा आगे। 1 + 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी साइन ए इंटू कॉस ए, √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 sin ए कॉस ए, ये कितना आ जाएगा 3 - 1 2, 2 से 2 भी कट जाएगा, यानी साइन ए कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1 आ गई। अगर ये 1 वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 1 और 2 आंसर कितना आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बोला गया कि सक्सेसिव डिस्काउंट है 10 और 20% के दिए जाते हैं, तो मार्क प्राइस है वो 2250 रुपये हो गई, तो सेलिंग प्राइस क्या है, मार्क प्राइस 2250 है, तो सेलिंग क्या हो जाएगी 2250 पर। एक तो हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% 1/10 होता है, तो बेचेंगे कितने में 9/10 में। फिर 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं यानी 1/5, तो बेचेंगे कितने में 4/5। इसको बस सॉल्व करना है हमें। देखो 0 से 0 चले जाएगा और 5 से ये कितना टाइम चले जाएगा 45 टाइम। 9 चौके 36, 36 को मैं 45 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपको पता है 36 पंजे 180 होते हैं, 18 असेल, और 36 चौके कितना हो जाएंगे 144, 144 और 18 144 और 18, अगर 20 होता तो 64, यानी 162 हो जाएगा, 1620। 36 की टेबल इजी होती है इसलिए मैंने उसको 36 की फॉर्म में बदला, वरना तो मैं डायरेक्ट पहले 45 को 9 से कर सकता था या 4 से कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 13, और इस टाइप के सवाल पहले बहुत एसएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। बोला गया है कि हीरा है जो उसके वेट के अनुक्रमानुपाती है, यानी जो प्राइस है वो प्रोपोर्शनली है किसके, प्रोपोर्शनली वेट के स्क्वायर के। बोला गया एक डायमंड है जिसको 4 पीसेज में हम तोड़ रहे हैं और जो वेट है वो 4 3 2 1 के अनुपात में है। देखो सिंपल सी बात है कि जब ये हीरा टूट रहा है 4 3 2 1 के अनुपात में टूट रहा है तो लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, क्योंकि प्राइस डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है वेट पर। बोला गया है कि पीस को सॉल्व किया जाता है 63,000 में, यही बोला है ना, व्हेन द पीस आर वर सॉल्व्ड द मर्चेंट गोट 63,000 लेस देन द 1 पीस, यानी उसको 63,000 का लॉस हो रहा है। तो पूछ रहा है कि ओरिजिनल प्राइस डायमंड का क्या था। देखो पहले वेट था अपने पास, टूटने के बाद जो वेट है 4 3 2 1 के अनुपात में है, लेकिन अगर मैं ओरिजिनल बात करूँ तो 4 3 7 7 2 9 1 10 यूनिट वेट रहा होगा। अगर पहले 10 यूनिट वेट रहा होगा तो इसका प्राइस क्या होगा। हम सवाल में बोला था कि जो प्राइस है वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी पहले इसका प्राइस 100 यूनिट रहा होगा, ये पहले का प्राइस है। ठीक है, अब चेंज होने के बाद क्या हो, बोला गया कि प्राइस प्रोपोर्शनल है या वेरी करता है वेट के स्क्वायर के, यानी अभी जो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर, वेट का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 16 9 25 और 4 29 यूनिट हो गया। अभी ये पहले इसका 100 हुआ करता था प्राइस, अभी 29 यूनिट हो गया है। अगर दोनों में मैं डिफरेंस देखूं, ये जो डिफरेंस है यही रिप्रेजेंट करेगा लॉस को, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61 यूनिट। ठीक है, बोला गया है कि जो लॉस है वो 63,000 है, यानी देखा जाए तो 61 यूनिट का लॉस है, जबकि सवाल में बोला है 63,000 का लॉस है, यानी 63 के है, तो हमें वैल्यू चाहिए ओरिजिनल, यानी 100 के की वैल्यू चाहिए। तो इसको 3 से काट लेते हैं, 3 से कटेगा क्या, 3 से तो नहीं कटेगा, ये एक्चुअली थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है मैंने, 16 9 25 और ये 30 आएगा, ये 30 यूनिट आएगा, यानी जो लॉस हो रहा है अभी वो कितना यूनिट का हो रहा है 70 यूनिट का लॉस हो रहा है। 70 यूनिट के लिए 63,000 है, 63,000 ही लिख देता हूँ इसको, 63,000, 0 से 0 7 नाम 63, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 900 आ गई, हमें चाहिए 100 की वैल्यू। 900 के पीछे 2 0 और चिपक जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा ये 90,000, तो ओरिजिनल प्राइस था 90,000। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, बोला गया कि एक वेंडर क्या करता है 10 रुपये पर केजी के हिसाब से वेजिटेबल सेल करना स्टार्ट करता है, बट कुड नॉट फाइंड बायर एट दिस रेट, उस रेट पर उसको कोई बायर नहीं मिला, तो उसने अपना प्राइस रिड्यूस किया 7.2 रुपये पर केजी, लेकिन 900 ग्राम दिया 1 किलो की जगह, तो ओवरऑल जो प्राइस चेंज हुआ है वो कितना है ये हमें बताना है। देखो पहले प्राइस 10 था, फिर इसने 7.2 के हिसाब से बेच दिया, यानी एक तो ये वाला चेंज हुआ है। दूसरा चेंज क्या है कि इसको देना था 1 किलोग्राम, लेकिन इसने दिया कितना है, सिर्फ 900 ग्राम है। तो जब वेट निकालते हैं तो मैंने आपको बोला था कि 1000 से 900 आएगा, लेकिन जब प्रॉफिट की बात होती है तो 900 से 1000, यानी मैं जिसको सॉल्व करके कह सकता हूँ प्रॉफिट होगा 9 से 10,
यानी 9 इसका सीपी रहा होगा लेकिन उसको 10 में बेच रहा है, इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो। 10 से ये 10 चले जाएगा, यानी जो पहले उसका जो प्राइस था वो 9 रुपये था, लेकिन अभी वो 7.2 रुपये में ही बेच रहा है। तो अगर परसेंटेज चेंज देखें या इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करो आप इस रेशियो को, तो ये आ जाएगा 9,872, यानी 1 अगर मैं यहाँ पे लूँ तो यहाँ पे ये 0.8 टाइम, या इसको 8/10 लिख दो तो 10 इधर चले जाएगा, यानी इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो 2 से काट देंगे, 5 और 4, यानी इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 5 से 4 हो जाएगा ये। तो 5 से कोई चीज़ 4 हो गई तो कितना कम हो गई, 1, तो 1/5, 1/5 मतलब 20, यही है ना। 1/5 का मतलब क्या है, 20%, 25% 1/4 होता है, 1/5 20%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ टमाटो पर केजी इंक्रीज हो गई 300%, तो एक हाउस वाइफ रिड्यूस करती है उसका कंजम्पशन 70%। तो अभी पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा। देखो कोई भी तो एक्सपेंडिचर कैसे होता है, किसी भी चीज़ की प्राइस क्या है इनटू कंजम्पशन क्या है, यही होता है। हमसे पूछ रहा है कि कंजम्पशन में नहीं, परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में क्या चेंज हुआ, यानी प्राइस और अपन को कंजम्पशन में क्या लगाना है, सक्सेसिव लगाना है। तो प्राइस बढ़ी 300% तो 300%, और टमाटो का इसने कंजम्पशन 70% क्या किया है, डिक्रीज किया है। तो 300 और 70 में सक्सेसिव लगा देते हैं, 300 - 70 माइनस 300 × 70/100। यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, A+B+AB/100 वाला फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ। इसमें रेशियो भी लगा सकते थे हम, वो भी एक तरीका था, डिवाइड बाय 100। इससे ये 3 टाइम जाएगा तो ये आ जाएगा 210। 300 - 70 कितना आएगा, ये 300 में 70 जाएगा तो अपने पास आएगा 230। 230 में से 210 और जाएगा तो मैं कह सकता हूँ 20% आ रहा है, और 20% क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, तो 20% बढ़ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे बोला गया है कि ए बी एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 32 सेंटीमीटर एक सर्कल में, जहाँ पे रेडियस क्या है 20। टेंजेंट ए एंड बी इंटरसेक्ट करती है पॉइंट टी पर। देखो दो टेंजेंट है, ए और बी से जो एक दूसरे को टी पर काट रही है, यानी इस तरीके से चीजें होंगी। यहाँ पे एक ये टेंजेंट हो गई एंड एक ये टेंजेंट हो गई, एक दूसरे को टी पर काट रही है। यहाँ पे पॉइंट ए है एंड यहाँ पे पॉइंट बी है, और एक कॉर्ड थी ए बी, यानी इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ। इसकी लेंथ 32 है और सर्कल की रेडियस 20 है। यहाँ पे सेंटर मान लेता हूँ ओ, और इसको यहाँ से मिला देते हैं तो ये 20 यूनिट हो गई। इसको भी यहाँ से मिला देते हैं, ये भी 20 यूनिट हो गया। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। ए बी की वैल्यू अपने पास 32 है। देखो यहाँ पे मैं इसको सेंटर से मिला रहा हूँ। आपको पता है कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होंगी। सेंटर से जब किसी भी कॉर्ड को आप मिलाते हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और बाइसेक्ट भी हो जाएगी। पढ़ा है ना आपने प्रॉपर्टी, ये सेंटर है और ये कॉर्ड है। सेंटर से जब आप कॉर्ड को मिलाते हो तो परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्ट भी होती है, यानी ये 32 थी तो ये लेंथ 16 हो जाएगी, ये भी 16 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से ना सॉल्व करने के इसके पास अपने पास दो तरीके हैं। एक तो आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो, आपको पता है 80 एक टेंजेंट है और ओ एक क्या है रेडियस, तो टेंजेंट और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। या तो आप सिमिलरिटी लगा लो, या आपने एक चीज और पढ़ी होगी, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पॉइंट डी है, तो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है 1/BD²। ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1/AB² + 1/BC²। ये वाली प्रॉपर्टी भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पे इसको यूज करना बेटर नहीं है। हम यहाँ पे सिमिलरिटी लगाएंगे, ठीक है, वो सबसे बेटर है। तो सिमिलरिटी कौन कौन से ट्राइंगल में लग सकती है, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बनता है तो सिमिलरिटी हमेशा लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ तो ट्राइंगल इस छुटकू के लिए ओ ए, और यहाँ पे इसको कोई नया पॉइंट दे देते हैं, लेट्स से कि ये एस है, ये छुटकू में थीटा है और कंप्लीट ओ ए टी में भी ये थीटा है, यानी ये कॉमन हो जाएगा। दूसरा ये वाला एंगल इसके अंदर 90 है और बड़े वाले में ये 90 है, तो थर्ड एंगल, इसका जो थर्ड एंगल है ये फाई मान लेते हैं इसको, और बड़े वाले ट्राइंगल का थर्ड एंगल ये वाला होगा, इसको फाई मान लेते हैं। ये दोनों सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों सिमिलर हो गए, नाम में नहीं लिख रहा हूँ कि कौन सा किसके सिमिलर है, आपको पता है कि ये वाला और कंप्लीट बड़ा वाला सिमिलर है। तो अब हम देखते हैं हमें जो लेंथ चाहिए वो क्या लेंथ चाहिए, हमें टी ए की। जो टी ए की लेंथ है वो किसके सामने आ रही है, थीटा के सामने। छुटकू वाले ट्राइंगल में यहाँ पे थीटा के सामने क्या है, इस वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने 16 है, बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने 80 है, ये बराबर हो जाएगा। अब छोटे वाले ट्राइंगल में 90 के सामने ले लेते हैं तो 20 आ जाएगा। बड़े वाले ट्राइंगल में 90 के सामने कौन सी लेंथ है, ये कंप्लीट है ओ से लेकर टी तक की वैल्यू, ये मैं नहीं पता है। फिर थर्ड एंगल फाई ले लेते हैं। देखो ये 20 था, ये 16 था, तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 5:4 में ही था, तो ये 12 आ जाएगा। छोटे वाले में फाई के सामने 12 है, बड़े वाले में फाई के सामने ये वाली लेंथ है कंप्लीट, यानी 20।
तो इन दोनों को कंपेयर करके हम यहाँ से 80 निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 और 4 पंजे 20, हमें चाहिए 80। तो 80 के लिए 16 पंजे 80, 80/3 आएगा ये। 26 3 78 होता है, 2/3 बचेगा जो कि 6.6 या 6.7 आता है। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 26.67। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन हमेशा बोर्ड मास से सॉल्व होता है, ये ध्यान रखना है आपको। 4 6 की 24 और 1 25/6 है। ठीक है, ये डिवाइड है, किससे डिवाइड है 25 से, तो 25 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 75, देखो ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व होता है, यहाँ पे ऑफ है। तो 125 का 1/5 ऑफ 125 करेंगे तो ये जो वैल्यू है इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 25 आएगा। और ये क्या है, यहाँ पे ये 25 तो डिवाइड में हो गया, मल्टीप्लाई बाय 75 और डिवाइड में 25। देखो ये 25 से 25 चले जाएगा, यहाँ 1/6 बचा। और ये 25 से ये कितना 3 टाइम चले जाएगा और 3/6 मतलब 1/2 आएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल है, एक टंकी, एक पाइप एक्स है, एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप वाई है, इस टंकी को 21 घंटे में भर सकता है। उन्हें एकांतर घंटों में खोल रहे हैं, यानी अल्टरनेट आवर पर, और स्टार्ट कर रहे हैं हम पॉइंट एक्स से। तो टंकी कितने घंटों में पूरी भर जाएगी, ये हमें फाइंड करना है। देखो 21 और 9 का एलसीएम 63 आ जाएगा, 9 7 63, 21 63। पहले 1 आवर में एक्स भर रहा है, ठीक है, यही बोला है ना कि एक्स से स्टार्ट किया, तो पहले 1 आवर में एक्स भरेगा 7, दूसरे आवर में वाई भरेगा तो 3। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से 2 आवर में कितना यूनिट भर पा रहे हैं हम, 10 यूनिट भरना है हमें 63। उसके आसपास जाने के लिए दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 आवर में कितना भर जाएगा 60। अभी कितना भरना है, 3 यूनिट और भरना है, और भरेगा कौन, एक्स, और एक्स की एफिशिएंसी कितनी है 7। एक यूनिट में वो 7 भरता है, तो 3 यूनिट 3/7 आवर में भरेगा, यानी 12 सही 3/7 आवर में वो कितना भरेगा 63 यूनिट। तो आंसर क्या आ जाएगा 12 सही 3/7। QR एक एंगल, ट्राइंगल के एंगल हैं जहाँ पे P माइनस क्यू गिवन है, Q माइनस R गिवन है, हमें P चाहिए। देखो अगर किसी भी ट्राइंगल के एंगल है तो मैं कह सकता हूँ इनका सम 180 डिग्री होगा। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गई है, इनका सम हो गया 180 डिग्री। हम एक काम करते हैं, हमें चाहिए यहाँ पे क्या, एंगल P। ठीक है, एंगल P चाहिए ना, तो P को तो P रहने देते हैं। Q को हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं Q निकालना चाहूँ इस वाली इक्वेशन से, तो Q बराबर हो जाएगा P माइनस 20। तो Q की जगह मैं P माइनस 20 डिग्री रख रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो R की वैल्यू आपको पता है क्या आएगी, Q माइनस 26। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरी इक्वेशन P की फॉर्म में ही बन जाए, तो Q की वैल्यू वापस रख दो यहाँ से P की फॉर्म में। Q की वैल्यू हो जाएगी P माइनस 20 और माइनस 26 ऑलरेडी था, तो मैं कह सकता हूँ ये आ जाएगा P माइनस 46 डिग्री। तो यहाँ पे हम रख देते हैं P माइनस 46 डिग्री। ये 180 डिग्री है, पूरी इक्वेशन P में आ गई। कितने P हो गए, 2 और 1 3 P। ये हो जाएगा अपने पास 46 और 20 66, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 18 6 24 यानी 246। अगर P में निकालूँ तो 3 8 24 और 3 2 6, P की वैल्यू 82 डिग्री आ जाएगी। यही सवाल में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे बोला गया है कि अमन ने स्कीम ए में कोई पैसा इन्वेस्ट किया है 5 ईयर के लिए 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। देखो 2 स्कीम है अपने पास, एक तो स्कीम ए गिवन है यहाँ पर, एक स्कीम बी गिवन है। स्कीम ए में 5 ईयर के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%। जबकि आगे बोला गया है उसने सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर ए में जो राशि इन्वेस्ट की थी उसका 4 टाइम इन्वेस्ट किया है बी में 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। देखो मान लो कि यहाँ पे मैंने ए स्कीम में 100x इन्वेस्ट किया था, तो स्कीम बी में इसका 4 गुना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यानी 400x इन्वेस्ट कर रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% और जो टाइम है वो क्या है 7 ईयर है। बोल रहा है कि दोनों से जो उसको जो इंटरेस्ट मिला है वो 1620 रुपये है। तो स्कीम बी में उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। देखो यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो कितना आएगा, ये 5 8 40%, 100 का 40% कितना आ जाएगा 40x। तो 40x तो यहाँ से मिला, प्लस यहाँ पे कितना है 7 5 35%, 400 का 35% कितना हो जाएगा 35 चौके 140 यानी 140x। तो अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये आएगा 180x। जो 180x है, सवाल में इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, टोटल जो वैल्यू गिवन है वो है 1620 रुपये। और हमसे पूछा है स्कीम बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, यानी 400x की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए होगी। तो देखो 0 से 0 चले जाएगा और 18 9 होते हैं 162। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 9 आ गई। तो 400x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा ये 3600 रुपये। तो स्कीम बी में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था वो 3600 था। अगर सेम इन्वेस्ट करता तो फिर तरीका थोड़ा डिफरेंट होता। बोला है व्हाट आर द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट के टोटल एवरेज मार्क्स कितने थे, तो और जो ये मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 100 है। चाहो तो आप इसमें डेविएशन भी लगा सकते हो। ठीक है, डेविएशन चलो लगा देते हैं, मैं
93 मान लेता हूँ कि मैं एवरेज 93 था। यहाँ पे डेविएशन कितने का है, +5 का। यहाँ पे कितने का है, +4। यहाँ पे डेविएशन 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0। देखो +1 -1 डेविएशन तो कट जाएगा, तो 5 और 4 9 का डेविएशन आया। कितने सब्जेक्ट हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। 9 को 6 में बांट दो, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3/2 मतलब 1.5 आ जाएगा। तो 93 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 94.5। बाकी सिंपली ऐड भी कर सकते थे। सेम क्वेश्चन हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। क्या बोला गया है कि 150 मीटर और 250 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां हैं जो पैरेलल ट्रैक पर चल रही हैं, ठीक है। जब वे एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो वे एक दूसरे को 20 सेकेंड में पार करते हैं। देखो ट्रेनें चाहे तो सेम डायरेक्शन में चलें, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चलें, लेंथ उनकी ऑलवेज ऐड होती है। केस 1 में वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो टोटल लेंथ कितनी चलेंगी, 250 और 150 कितना हो जाएगा अपने पास, 400 मीटर ये चल रही है। 20 सेकेंड लग रहा है। देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम लग रहा है 20 सेकेंड। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, सॉरी सेम डायरेक्शन में जाएंगे ट्रेन, तो स्पीड होती है उनकी माइनस, यानी S1 - S2 हो जाएगा। ये इससे 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो आ गई अपनी, S1 - S2 बराबर 20, ठीक है। अब बाद में क्या बोला गया है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो 5 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करती है। डिस्टेंस वही 400 हो जाएगी, इस बार 5 सेकंड में क्रॉस करती है, और स्पीड क्या हो जाएगी, S1 + S2। तो ये हो जाएगा 5 × 40, यानी S1 + S2 अपने पास आ गया 80। पूछ रहा है दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड बताना है, तो S1 क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो 100/2 50, और S2 क्या आएगा, दोनों को घटा के 2 का भाग, 80 - 20 60, 60/2, तो कितना आ जाएगा, 30। तो स्पीड आ जाएगी 50 और 30। लेकिन ये जो स्पीड आई है ये मीटर पर सेकंड में आई है, क्योंकि जो डाटा था वो मीटर और सेकंड में था, जबकि क्वेश्चन में जो पूरी स्पीड है वो km/h में गिवन है। तो मीटर पर सेकंड को km/h में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या मैं कह सकता हूँ 3.6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो जाएगा 36 × 5 = 180, यानी ये तो आ जाएगा 180 km/h। 18/5 3.6 ही होता है, इसको 3.6 से करूंगा तो 36 × 108, यानी ये आ जाएगा 108 km/h। तो 180 और 108 मुझे चाहिए, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट सवाल है, रवि और कविता प्रत्येक के पास कुछ कंचे हैं। एक रवि हो गया एंड कविता हो गई। बोले कविता के पास रवि से 12 कंचे ज्यादा हैं। कविता के पास रवि से 12 ज्यादा है। लेट्स से कि रवि के पास x कंचे थे, तो कविता के पास क्या है, 12 ज्यादा है, यानी x + 12। यदि उनमें से प्रत्येक के पास एक कंच अधिक होता है, यानी इसके पास एक ज्यादा होता है, यानी इसके पास x + 1 होता, इसके पास भी एक ज्यादा होता है, यानी x + 13 होता टोटल, तब कविता के पास जो मौजूद कंचे हैं उनकी संख्या का 3 गुना है। तब कविता के पास जो कंचे हैं वो कितना है, 3 गुना है इसका, रवि का, यानी इसका मैं 3 टाइम कर दूं तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तब रवि के पास मौजूद कंचों की संख्या के 4 गुने के बराबर होता। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ और लाइन गिवन है। तब कविता के पास मौजूद कंचों की संख्या का 3 टाइम, नहीं सॉरी ऐसे नहीं गिवन है, अभी इसके पास जो भी कंचे हैं इसका 3 टाइम है, ये बराबर है 4 टाइम ऑफ रवि के पास जो भी कंचे, यानी इस तरीके से चीजें गिवन है। देखो यहाँ पे 4x है और इधर 3x है, तो x आ जाएगा। यहाँ पे 12 और 1 13, और 13 × 39, और यहाँ पे कितना आएगा 4, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो 39 - 4 में कह सकता हूँ कि 35 आएगा, यानी x मेरे पास 35 आ गया। तो बोल रहा है कि कविता के पास वास्तव में कितने कंचे थे। देखो वास्तव में कितने कंचे थे, उसके पास सिर्फ इतने थे, x + 12, एक तो हमने बाद में ऐड किया है, तो 35 + 12, 35 + 12 कितने आ जाएंगे, 47। गलती से 48 मत कर देना, मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसलिए मिस्टेक जरूर की होगी कि उन्होंने 1 भी ऐड कर दिया होगा। इनिशियल में तो उसके पास इतना ही थे ना, ये 1 तो एक्स्ट्रा ऐड किया था। तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है 15 kg ऑफ ₹10 पर kg वीट। 15 किलो गेहूं है जिनकी प्राइस है 10 रुपए पर kg। उनको मिक्स किया जाता है 5 किलो अनोदर टाइप के वीट के साथ जिनका प्राइस हमें नहीं पता है, और मिक्सचर का जो कॉस्ट है वो 30 रुपए पर kg हो जाता है। तो पूछा गया है फाइंड द प्राइस ऑफ द कॉस्टलायर वीट, ठीक है। तो जो महंगे गेहूं हैं उनका हमें प्राइस निकालना है। एक काम कर सकते हैं ना, इसमें इससे बेटर है, यहाँ टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 15 और 5 20 किलो का मिक्सचर हो गया। 20 किलो का मिक्सचर है, डेविएशन से हम कर लेंगे, और जो अभी मिक्सचर का वेट है वो क्या है 30 रुपए पर kg। अब एक बात बताओ मुझे, टोटल यहाँ पे जो मिक्सचर का वेट है अपने पास वो 30 रुपए पर kg है, तो डेविएशन देखो कितने का आया है। यहाँ पे 10 रुपए पर kg था, जबकि यहाँ पे 30 रुपए पर kg है, यानी ये जो डेविएशन आया है ये सब किसको जाएगा, यहाँ पे यही तो एक्स्ट्रा होगा। तो डेविएशन कितना है, 10 रुपए पर kg था, जबकि मिक्सचर का 30 रुपए पर kg है, यानी 20 रुपए पर kg का डेविएशन आया इस वाले से। और कितने किलो पर, 15 किलो पर, यानी ये जो टोटल डेविएशन आया है, इस डेविएशन को किस में बांटना पड़ेगा, जो सेकंड टाइप के वीट हैं इनके 5 kg में।
इसको डिवाइड कर देंगे किससे, दूसरा कलर ले लेता हूँ 5, 5 तिया 15 और 20 तिया 60, यानी जो डेविएशन आएगा वो 60 रुपये पर केजी का आएगा। 60 रुपये पर केजी का डेविएशन आएगा, मतलब क्या हुआ इसका कि 30 रुपये पर केजी तो ओरिजिनल प्राइस था ही, प्लस 60 रुपये पर केजी और आ जाएगा, तो जो प्राइस आएगा ओवरऑल ये आएगा 90 रुपये पर केजी। यानी यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो अपना 90 रुपये आ जाएगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ, हालांकि वैसे सेम कॉन्सेप्ट से मैंने काफ़ी बार समझाया है। देखो हमने क्या किया है कि टोटल जो मिक्सचर था वो 30 रुपये पर केजी का था, तो डेविएशन देखेंगे हम यहाँ पे पहले वाले कंडीशन में 10 रुपये पर केजी के हिसाब से अपने पास क्या है, प्राइस है। तो डेविएशन कितने का आया है, 30 से ये कितना कम है, 20 कम है, 20 कम है 15 किलो पर, तो टोटल जो सम हो गया वो 20 गुणा 15 कम है। ये जो डेविएशन है ये किसको जाएगा, इसकी पूर्ति कौन करेगा, ये कम है लेकिन ओवरऑल ज्यादा है अपने पास एवरेज। तो वो क्यों ज्यादा है, क्योंकि सेकंड वाले का ज्यादा रहा होगा पर केजी का प्राइस, तो इतना ज्यादा है, इसको बांट देंगे सेकंड वाले की जो भी क्वांटिटी है 5 में। तो यहाँ से आ गया 60 रुपये पर केजी एक्स्ट्रा, 30 ओरिजिनल था प्लस 60 रुपये पर केजी एक्स्ट्रा आ गया, तो टोटल 90 रुपये पर केजी हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा, बाकी बेसिक से भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोले गया 3 sin स्क्वायर थीटा 5 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4 है, जब पर थीटा एक एक्यूट एंगल है तो tan थीटा चाहिए। देखो यहाँ पे ये 3 sin स्क्वायर थीटा लिखा है, ठीक है, यहाँ पे जो ये 5 cos स्क्वायर थीटा है इसमें से मैं 3 cos स्क्वायर थीटा अलग कर देता हूँ ना, और प्लस में क्या बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब इससे होगा क्या, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 कॉमन ले लेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, ये 3 आएगी वैल्यू, इधर माइनस हो जाएगी, तो 4 माइनस 3 1, इस 2 का भी यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो ये 1/2। हमें cos थीटा चाहिए, जबकि ये स्क्वायर है तो रूट ले लेते हैं, cos थीटा की वैल्यू 1/√2 आ गई। तो आपको पता है थीटा 45 डिग्री होगा, क्योंकि cos थीटा 1/√2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए tan थीटा, तो थीटा 45 है तो tan 45 कितना हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन 4। तो इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा, तब तक के लिए आप मेंस की तैयारी करते रहिए। जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं वीडियोस बना रहा हूँ, हालांकि मैं तो बनाना चाहता हूँ बहुत जल्दी, इनको खत्म करना चाहता हूँ, बट चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाकी PDF वगैरह आपको चाहिए तो ये सब देख लेना, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई और पर्सनल डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो ID होगी वो ये है मीना HM1305, ठीक है। पहले कुछ अलग था बट मैंने अभी चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।